हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कंपनीज ग्रुप का पहला चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। उसके बाहर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की संभावना जो है वो बिल्कुल कम है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपकी 99% तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की उस चैप्टर से। तो हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अकाउंटेंसी का आज नेक्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, आज हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये चैप्टर भी खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके मैक्सिमम जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको एक जगह कंपाइल किया गया है और लगभग 40 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। और आइए हम लोग इन सबको बारी बारी से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का हिंदी में देखिए क्या लिखा है। ऋण पत्रों पर देय ब्याज कंपनी के मुनाफे का विनियोग है, कंपनी के मुनाफे के खिलाफ एक शुल्क है, डूबती निधि में अंतरण है, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर्स को, क्या वो एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट्स का, क्या एक चार्ज है प्रॉफिट्स का? तो यह एक चार्ज होता है प्रॉफिट्स का। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यह चार्ज है हमारे प्रॉफिट्स का। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, यह आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि इसका पेमेंट तभी किया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के लिए चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, नन ऑफ दीज। तो डिबेंचर इशू करके जो हमें पैसा मिलता है, क्या वो कैपिटल नेचर का रिसीट है, क्या वो रेवेन्यू नेचर का है? कैपिटल नेचर मतलब यह घटना आपके बिजनेस में कभी कभार होगी। कैपिटल नेचर का रिसीट किसको कहा जाता है? या तो आप अपना कोई एसेट बेच दे या कोई आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो। तो डिबेंचर्स को अगर हम इशू करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, यह हो जाएगा हमारे लिए कैपिटल नेचर का रिसीट। रेवेन्यू नेचर का रिसीट का मतलब होता है कि यह हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में होते रहता है। तो डिबेंचर इशू करना किसी भी कंपनी के लिए एक डेली का काम नहीं होता, यह कभी कभार होता है। कैपिटल नेचर का रिसीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, रियल एसेट, फिक्टिशियस एसेट। जो हम लोग डिबेंचर्स को इशू करते हैं और कभी डिस्काउंट देते हैं तो वो किस टाइप का एसेट है? फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, रियल एसेट और फिक्टिशियस एसेट। तो कई बार चर्चा हो चुका है, यह है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है एक ऐसा एसेट जिसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, जिसकी मार्केटेबिलिटी नहीं है। यह बनावटी संपत्ति इसको हिंदी में कहा जाता है। बनावटी संपत्ति मतलब यह एक्चुअल में कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसको एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करते, इसको आप बचा के रखते हैं और एसेट साइड में दिखाते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ जो डिबेंचर्स का पीरियड है, जितने सालों के बाद वो रीपे कर दिया जाएगा, हम उसको उसमें राइट ऑफ करते हैं, इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, नन ऑफ दिस। डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किन पर नहीं हो सकता है? पार पे नहीं हो सकता, प्रीमियम पे नहीं हो सकता या डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। तो इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे बुक में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वाला आप लोग को याद आ रहा होगा, बताए थे 6 केस होता है। आप इशू कर सकते हैं पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे। रिडेम्पशन केवल 2 ही तरह से हो सकता है, या तो पार पे या तो प्रीमियम पे। तो डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिटर्न्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, नन ऑफ दिस। पूछा जा रहा है कि कंपनी जब बंद होने वाली होगी तो डिबेंचर्स को कब रीपे किया जाएगा? सबसे पहले, सबसे अंत में, इक्विटी कैपिटल से पहले, इनमें से कोई नहीं। तो जरा इसके बारे में हम आपसे 1-2 बातें कहना चाहेंगे। कंपनी जब बंद होती है ना, तो वाइंडिंग अप के प्रोविजंस लगते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड। एक चैप्टर ही बना दिया गया है वाइंडिंग अप। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप एक कंपनी को बंद करते हैं तब किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में पेमेंट होता है। गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है उनका किस ऑर्डर में पेमेंट होगा,
फिर जो वर्कर के ड्यूज हैं उनको कैसे, किस नंबर पे, किस सीक्वेंस पे आप पे करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को किस सीक्वेंस में पे करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड लेंडर्स जो होंगे उनको किस सीक्वेंस में पे करेंगे। तो इसका एक ऑर्डर बनाया हुआ है, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो एक एक्ट तो ये लगता है कंपनीज एक्ट 2013 का वाइंडिंग अप वाला सेक्शन। एक दूसरा है आईबीसी कोड, आईबीसी कोड 2016, इसको कहा जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इसमें भी ऐसा ही कुछ सीक्वेंस बनाया हुआ है, किस सीक्वेंस में हम सारे ड्यूज का पेमेंट करेंगे, कब हम वर्कर के ड्यूज को पेमेंट करेंगे। क्या हमको एसेट बेचने पर जो पैसा मिला सबसे पहले वर्कर के ड्यूज को पेमेंट करने में लगा देंगे? नहीं। क्या हमको एसेट बेचने से जो पैसा मिला सबसे पहले हम उसे गवर्नमेंट का टैक्सेस पे करेंगे? तो कुछ बातें इसमें भी लिखी गई हैं, कुछ बातें इसमें भी लिखी गई हैं। इसमें जो सीक्वेंस दिया गया है वह सीक्वेंस बिल्कुल अलग है जो इसमें सीक्वेंस दिया है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन, दोनों में कॉमन यही है कि हमेशा बिफोर इक्विटी कैपिटल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिबेंचर्स का पेमेंट होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं मालिक, हमेशा मालिक से पहले आप बाहर वाले लोगों को पेमेंट करेंगे। यह दोनों एक्ट में यह बात कॉमन लिखा है। ऑर्डर इसमें कुछ अलग दिया है, उसमें कुछ अलग दिया है, लेकिन दोनों का निचोड़ यही है कि आप कभी भी पेमेंट करें, किसी भी एक्ट के हिसाब से आप लिक्विडेशन करें, दोनों ही एक्ट में आप डिबेंचर होल्डर्स को पहले पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में पे करेंगे। आंसर इसका हो जाएगा 5 का सी। उसके बाद छठा नंबर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ, जो आपने डिबेंचर्स इशू करते टाइम डिस्काउंट दिया है उसका नेचर क्या है? रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। तो देखिए यह कैपिटल लॉस है। जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो यह आपके लिए कैपिटल रिसीट है, इस पे जो डिस्काउंट होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डिबेंचर्स आर शोन अंडर द हेड अनसिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करेंट लाइबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में आप डिबेंचर्स को कहां दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को हम लोग दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर। नॉन करेंट लाइबिलिटीज मेजर हेड के अंदर हम आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनर हेड होता है उसके अंदर हम लोग दिखाते हैं डिबेंचर्स को। बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे तो आप लोग को लिखवाया गया था, 7-8 पेज में आप लोग को सारी डिटेल में लिखवाए गए थे। अगर किसी को याद ना आए तो कॉपी खोल के पलटिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, फर्स्ट डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स, नन ऑफ दीज। तो कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको अगर एक दूसरे आदमी को ट्रांसफर करना हो ना तो कुछ नहीं करना होता, बस अपने पास से उनको दे देना होता है। ऐसे डिबेंचर्स पहले जमाने में इशू किए जाते थे। ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग कहते हैं बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स, पहले बियरर चेक भी आता था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में एक चेक के बारे में बताया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में एक चेक के बारे में बताया गया है जिसका नाम है बियरर चेक। वो चेक आप किसी को भी दे दीजिएगा ना, जैसे सपोज मैंने राम को दिया, राम ने श्याम को दे दिया, तो श्याम जाके पेमेंट लेके आ जाएगा। तो ऐसा ही ये होता है कॉन्सेप्ट बियरर डिबेंचर का। 9वां नंबर, इफ डिबेंचर्स ऑफ 4,50,000 आर इशूड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 5 लाख, बैलेंस 50,000 विल बी क्रेडिटेड टू। आपने कितने का डिबेंचर इशू किया है? आपने डिबेंचर इशू किया है 4,50,000 का, और आपको नेट एसेट्स कितने के मिल रहे हैं? नेट एसेट्स आपको मिल रहे हैं 5 लाख के। तो बाकी का 50,000 का जो फायदा हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व। आप लोग को एंट्री याद आ रहा है? आप लोग क्या करते थे? सबसे पहले आप लोग करते थे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व। ऐसा ही कुछ एंट्री होता था। यहाँ लिखते थे आप लोग 5 लाख, यहाँ लिखते थे आप लोग 4,50,000, यहाँ लिखते थे आप लोग 50,000। ऐसा ही आप लोग एंट्री पास करते थे, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा यहाँ पे। वही अगर आपने ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर्स दिए होते तो गुडविल हो जाता, कम अमाउंट के डिबेंचर्स दिए हैं तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर आप डिबेंचर्स को इशू करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए, तो कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए अगर आप डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो देखिए इसके 2 केसेस बनते हैं। केस 1, इसका पहला केस क्या बनता है? इसका पहला केस बनता है केस 1, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री। अगर डिबेंचर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया जाता है तो पहला केस बनता है कि कोई जर्नल एंट्री आप मत कीजिए, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में कहता है कि आपको जर्नल एंट्री पास करना ही है। तो केस 2
अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना है तो आप क्या एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस टू डेबिट टू डिबेंचर। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट किसको किया जाएगा, तो डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट किया जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस हो जाएगा हमारा डेबिट में। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए 11th नंबर, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट जीरो इंटरेस्ट रेट विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस। तो देखिए जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड बताया गया था क्लास में जब डिबेंचर्स वाला चैप्टर चल रहा था तब, कि जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो होते हैं ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनको आप बहुत ही हेवी डिस्काउंट पे इशू करते हैं, लेकिन इनका रिडेम्पशन पार पे होता है। तो जो बीच का जो गैप बच जाता है ना, मान लीजिए कि 100 रुपए का डिबेंचर 50 रुपए में इशू कर दिया गया लेकिन रिडेम्पशन 100 रुपए पे होगा, तो आपको जो 50 का फायदा हो रहा है वही 50 का फायदे के लिए लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स को खरीदते हैं। और यह एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसको हम लोग जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू किया जाता है, इसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, इससे हर साल एनुअली आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो आपने डिस्काउंट पे खरीदा और आपको पार पे रिडेम्पशन होगा ना, वही आपका बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर्स आर यूजुअली डैश ऑन कंपनीज एसेट्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, हाफ सिक्योर्ड। डिबेंचर्स आर यूजुअली डैश ऑन कंपनीज एसेट्स, सिक्योर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स जो हम इशू करते हैं वो सिक्योर्ड होता है। कई बार क्लास में बताया गया कि डिबेंचर्स जो डिबेंचर होल्डर्स को मार्केट में इशू किया जाता है वो सिक्योर्ड डिबेंचर होता है, कंपनी के एसेट्स पे उसको पूरी तरह से सिक्योर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर होल्डर रिसीव्स डिविडेंड इंटरेस्ट बोथ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट बोनस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिबेंचर होल्डर को हम क्या देते हैं, डिबेंचर होल्डर को देते हैं इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को देते हैं डिविडेंड, तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी व्हिच एंट्री हैज टू बी पास्ड। पूछा जा रहा है अगर डिबेंचर को आप कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करते हैं तो कौन सा एंट्री पास करेंगे, तो अभी बताएं कि या तो कोई एंट्री भी पास मत कीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है तो आपको एंट्री पास करना होगा ये वाला, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। आप इसमें से दोनों में से कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज जनरली रिटन ऑफ इन। जो डिबेंचर को इशू करने पे हमें लॉस हुआ है उसको हम राइट ऑफ तो करेंगे, लेकिन कितने सालों में राइट ऑफ करेंगे, तो इसका सही आंसर है जितने साल में डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होगा ना उतने साल में राइट ऑफ करेंगे। मतलब डिबेंचर्स का लाइफ जितना होगा डिस्काउंट को उतने ही सालों में हम राइट ऑफ करेंगे। सही आंसर हो जाएगा विद इन द लाइफ ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर गेट्स, अभी जस्ट आया था, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब इस पे और क्या बताना, डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ए बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख, द कंसिडरेशन वाज पेड बाई इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, द डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ लिमिटेड ने मशीन खरीदा है 4 लाख रुपए का, लेकिन जब वो मशीन का पेमेंट करने गया डिबेंचर इशू करके तो उसने डिबेंचर इशू किया है 20% के डिस्काउंट पे। डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए है। मतलब डिबेंचर का इशू प्राइस क्या हो जाएगा, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर यह हो जाएगा ₹80। 100 रुपया फेस वैल्यू है, 20% का डिस्काउंट है, 100 का 20%, 20 रुपया तो डिस्काउंट में चला जाएगा, 80 रुपया आपका इशू प्राइस होगा। अब आपको पूछा जा रहा है कि कितने रुपए से डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि कितने डिबेंचर्स लगेंगे। तो देखिए निकालते हैं हम लोग कितने डिबेंचर्स लगेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू कंसिडरेशन जो हमें पे करना है डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। जो कंसिडरेशन है डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। कंसिडरेशन है 4 लाख, इशू प्राइस है 80, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 5 40, 1 2 3 1 2 3, मतलब 5000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, 5000 डिबेंचर्स। अब अगर जब आप 5000 डिबेंचर्स इशू कीजिएगा तो डिबेंचर के अकाउंट में कितना रुपया आएगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 5000 इंटू 100 रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपए से डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट होगा, 5 लाख रुपए पे आप टिक मार देंगे, 5 लाख रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो किसी को अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख ले, ठीक है, वीडियो पॉज करके समझ लें, यहाँ पे आपके सामने सब चीज लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं आराम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होल्डर ऑफ डिबेंचर हु हैव द राइट टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू शेयर आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड एज पर द टर्म्स एट देयर ऑप्शन, सच डिबेंचर्स आर कॉल्ड। कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं, देखिए कुछ डिबेंचर्स जो है ना वो ऐसे होते हैं जिनको जब इशू किया जाता है तो ऐसा कंडीशन लगाया जाता है कि इन डिबेंचर्स का रीपेमेंट कन्वर्जन मेथड के थ्रू होगा, मतलब हम इनको कन्वर्ट कर देंगे किसी दूसरे सिक्योरिटी में। किन सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम नए डिबेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिबेंचर्स यह फीचर पॉजेस करते हैं, जिन डिबेंचर्स में यह फीचर होता है कि रिडेम्पशन उनका होगा कन्वर्जन के द्वारा किसी शेयर में, ऐसे डिबेंचर्स को कहा जाता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स को हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिबेंचर्स हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिपेएबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम बट द पेमेंट इज मेड ओनली एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, सच डिबेंचर्स आर कॉल्ड। कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको इशू कर दिया गया तो उनको रिडीम करने का जरूरत नहीं है। इनका रिडेम्पशन कब होगा? जब कंपनी बंद होगी तब, मतलब इन्हें रिडीम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे डिबेंचर्स कहते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स रिडीम न किए जाते हो, जिनका रिडेम्पशन एक ही बार कंपनी जब बंद होगा तब होगा इक्विटी शेयर के साथ, ऐसे डिबेंचर्स को कहा जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, डिबेंचर होल्डर्स आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दिस। डिबेंचर धारक है कंपनी का ग्राहक, कंपनी के मालिक, कंपनी के लेनदार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं, लेंडर्स होते हैं। क्रेडिटर कह लीजिए या लेंडर कह लीजिए, ये क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। इन्होंने कंपनी को लोन दिया है, अब कंपनी के ऊपर इनका एक कर्ज है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, नन ऑफ दीज। डिबेंचर कैसा सर्टिफिकेट है? तो डिबेंचर एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो यह एक्नॉलेज करता है कि हमने सामने वाले से, कंपनी ने सामने वाले से लोन लिया है। इट इज अ लोन सर्टिफिकेट, यह लोन सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, नन ऑफ दीज। ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानि कहलाती है पूंजी हानि, राजस्व हानि, देनदारियों में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो डिबेंचर इशू करने पे जो भी कोई लॉस होता है, यह होता है हमारा कैपिटल लॉस, और इसको हम राइट ऑफ करते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स में से, तो यह कैपिटल लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। डिबेंचर आवेदन खाता किस प्रकृति का है? तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था। शेयर एप्लीकेशन हो, शेयर अलॉटमेंट हो, शेयर फर्स्ट कॉल हो, कोई सा भी कॉल हो, सारे पर्सनल अकाउंट होंगे। उसी तरह डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो है यह भी आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, यह भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा। 24 नंबर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज रिकॉर्डेड एज इनटेंजिबल एसेट्स, करंट लायबिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जो आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट देते हैं ना, डिबेंचर इशू करने पे जो डिस्काउंट देते हैं, इसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंस के अंडर लिखते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर ही हम लोग इसको लिखते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर इज, डिबेंचर के प्रतिफल में आप क्या देते हैं? उसको इंटरेस्ट देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका, अभी तक 2-3 बार आ चुका, याद हो जाना चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन असत्य है? कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर जारी कर सकता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, चारों पॉइंट्स को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इनमें से कौन सा गलत है। मतलब 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो देखिए जरा, कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिबेंचर, ये तो सही बात है। कंपनी कैन इशू डिबेंचर विथ वोटिंग राइट्स, गलत बात है। कंपनी कैन बाई बैक इट्स ओन शेयर, सही बात है। कंपनी कैन बाई इट्स ओन डिबेंचर, ये भी सही बात है। कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो वोटिंग राइट्स के साथ डिबेंचर इशू नहीं कर सकता। वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के भी पास नहीं होते वोटिंग राइट्स, तो डिबेंचर के पास तो होंगे ही नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा 26 का बी। 26 का बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 27वां नंबर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो हम लोग एंट्री पास करते थे जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, तो आप लोग को याद होगा क्रेडिट में आता था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्रेडिट में आता था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू डिबेंचर्स अकाउंट के साथ क्रेडिट में आता था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये क्रेडिट में आ रहा है तो क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। जब आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे 5 साल के बाद,
तो आपको यह प्रीमियम भी जोड़ कर देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी इशूड 1,12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल बी। एक कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स को इशू किया है, फेस वैल्यू है 100, 12% डिबेंचर का मतलब है कि यह है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पूछा जा रहा है आपसे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कितना होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जरा देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, 1 लाख डिबेंचर इशू किया है 100 रुपए का, कैलकुलेट करेंगे यह आ जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हमारा हो जाएगा 12% ऑफ 1 करोड़, मतलब 12 लाख, 12 लाख हो जाएगा। तो 12 लाख देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये है 12 लाख, 28 का सी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर, कोलैटरल सिक्योरिटी इज अ फर्स्ट सिक्योरिटी, सब्सिडियरी सिक्योरिटी, नॉर्मल सिक्योरिटी, नन ऑफ दीज। कोलैटरल सिक्योरिटी कैसा सिक्योरिटी होता है, तो डिस्कस किया गया था आप लोग से। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं और प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ दे देते हैं, जमीन का कागज दे दिए, लेकिन बैंक वाला इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ और भी मांगता है आपसे, तो ऐसे सिक्योरिटी को हम लोग कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। इसी का दूसरा नाम होता है सब्सिडियरी सिक्योरिटी, सहायक सुरक्षा है ये, फर्स्ट सिक्योरिटी नहीं है। फर्स्ट सिक्योरिटी तो कुछ प्राइमरी सिक्योरिटी जो आपने दिया होगा बैंक में, जमीन का कागज, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे होते हैं आपके फर्स्ट सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है सब्सिडियरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट ऑफ कैपिटल लॉस। डिबेंचर प्रीमियम जो होता है, डिबेंचर प्रीमियम क्या है, डिबेंचर प्रीमियम कुछ और नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहा जा रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहा जा रहा है, नाम बदल दिया गया। डिबेंचर इशू करने पे जो प्रीमियम मिला उसको कह रहा है डिबेंचर प्रीमियम। डिबेंचर प्रीमियम अलग से कुछ नहीं होता, सिक्योरिटीज प्रीमियम ही होता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या क्या यूज होता है ये हम लोग पिछले वीडियोस में देखे हुए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या यूज होता है ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे। तो राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ये होता है, राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये भी होता है, राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, कुछ अगर कैपिटल लॉस है आपको ये भी होता है। 30 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओन्ड कैपिटल, नन ऑफ दिस। डिबेंचर किसका हिस्सा है, डिबेंचर शेयर कैपिटल तो नहीं है, डिबेंचर बोरोइंग्स है हमारा। डिबेंचर का मतलब होता है हमने उधार लिया है, लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो अभी देखिए, अभी जस्ट आया था यह प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कौन सा अकाउंट होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यह कौन सा अकाउंट होता है, यह होता है एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होता है यह। और जितने लाइबिलिटीज होते हैं, जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं सारे कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो यह हो जाएगा इसका आंसर, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज शोन एज। डिबेंचर जारी करने पर जो छूट होता है या हानि होता है उसको कैसे दिखाया जाता है, डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए जो आपको डिस्काउंट या लॉस हो रहा है ना डिबेंचर इशू करने पे, आप उसको हर साल राइट ऑफ करते जाते हैं और आप उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम जो रिजर्व है हमारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, आप उसको इसमें से घटाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है उसमें से आप इसको घटाते जाते हैं हर साल। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड डैश ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर, डेटर, ओनर, बैंकर। डिबेंचर धारक लेनदार, देनदार, मालिक, बैंकर, क्रेडिटर, इनको लेनदार कहा जाता है। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो हमारे लेनदार होते हैं। 35वां नंबर, जनरली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, नन ऑफ दीज। तो डिबेंचर जो होता है, बैंक कंपनी कोई भी सा भी डिबेंचर अगर इशू करता है ना तो आजकल वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होता है। मतलब जिन लोगों ने पैसे दिए हैं कंपनी को उनके पैसे डूबने की संभावना कम होती है, क्योंकि एसेट्स पे मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है। अगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है तो वो एसेट्स बेचे जाएंगे और उन एसेट्स से पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सिक्योर्ड होते हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 12%, 20%, फिक्स्ड रेट 15%। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर, किस रेट से ब्याज दिया जाएगा, यह एक फिक्स्ड रेट होता है, फिक्स्ड रेट से ब्याज दिया जाता है। 36 का सी, एक फिक्स्ड रेट बना दिया गया है
हो सकता है वो 8% हो सकता है वो 10 हो सकता है वो 12% हो, फिक्स्ड रेट हो जाएगा इसका आंसर। 37 नंबर, डिबेंचर रिप्रेजेंट्स डायरेक्टर शेयर इन कंपनी इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी। एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा जा रहा है कि डिबेंचर जो है वो क्या दर्शाता है। डिबेंचर दर्शाता है कि कंपनी ने बिजनेस में अपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, यही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो आपके ऋण पत्रों पर छूट का शेष, जो आपके टोटल डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स है ना, उसमें से जो बैलेंस बचता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में से माइनस करने के बाद, उसको हम लोग दिखाते हैं एसेट साइड में, उसको हम लोग एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट। अब देखिए फिर से प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स पूछ रहा है, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बात कर रहा है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां लिखेंगे हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां लिखते हैं, कहां शो करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करते हैं, कई बार बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ डैश फॉर कंपनी, रेवेन्यू, रिसीट, प्रॉफिट, कैपिटल गेन, एसेट्स। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब फिर से वही सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठंडी का दिन है, हाथ चल नहीं रहा है, इसलिए राइटिंग खराब हो रहा है। स्टूडेंट्स लोग, राइटिंग मेरी इतनी खराब नहीं है, ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं समझेंगे कि सर की हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी है। सर की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठंड की वजह से हाथ चल नहीं रहा है। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारा, वो किस टाइप का रिसीट होता है, वो होता है हमारे लिए कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब है कि यह हमारे लिए एक कैपिटल रिसीट है, मतलब यह डेली की घटना नहीं है, यह हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होगा, यह एक कभी कभार होने वाली घटना है, यह कैपिटल रिसीट है। तो इसी के साथ हमने हमारे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर के सारे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में, अकाउंटेंसी के एक नए वीडियो में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग से कल फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।